नालंदा ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना। ये नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, एक बहुत ही विशाल विश्वविद्यालय की, जो कभी दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। लेकिन इसी नाम के साथ एक और कहानी जुड़ी है, एक बहुत दर्दनाक कहानी, उसके विनाश की, उसकी लाइब्रेरी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महीनों तक जलती रही। पर सवाल यह है कि क्या ये कहानी सच में उतनी सीधी है जितनी हमें हमेशा से बताई गई है? तो चलिए आज मिलकर इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। हम इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर देखेंगे, सबूतों को फिर से टटोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नालंदा के साथ हुआ क्या था, उसका असली सच क्या है। ये एक तरह की ऐतिहासिक पड़ताल होगी जहां हम किसी एक तरफ नहीं बल्कि हर नजरिए को सामने रखकर बात करेंगे। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। नालंदा आखिर था कितना बड़ा? जरा इस नंबर को देखिए, 10,000। जी हाँ, एक वक्त था जब यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा स्कूल या मठ नहीं था, ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। एक ऐसा ग्लोबल सेंटर जहां चीन, तिब्बत, कोरिया, यहां तक कि पर्शिया से लोग ज्ञान की तलाश में आते थे। सही मायनों में ये ज्ञान का एक महानगर था। तो चलिए जरा उस सुनहरे दौर में चलते हैं जब नालंदा अपने शिखर पर था। इसकी शुरुआत हुई थी 5वीं सदी में, गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय में। और हाँ, एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई का केंद्र नहीं था जैसा कई लोग सोचते हैं। अरे, यहां तो मेडिसिन, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, क्या कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। आप सोचिए, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम इससे जुड़ा है। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने यहां सालों बिताए थे। यही तो इसकी शान थी। और अगर नालंदा एक शरीर था तो उसका दिल थी उसकी लाइब्रेरी धर्मगंज। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी बड़ी इमारतें थीं, और उनमें से एक का नाम था रत्नोदिधि। पता है कितनी ऊंची? 9 मंजिला। जरा कल्पना करके देखिए, उन दीवारों के पीछे लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां रखी थीं। ज्ञान का सचमुच एक ऐसा महासागर जिसकी मिसाल उस वक्त पूरी दुनिया में कहीं और नहीं थी। अब आते हैं उस कहानी पर जो शायद हम सब ने बचपन से सुनी है। साल था लगभग 1200 ईस्वी और नाम था बख्तियार खिलजी। यही वो कहानी है जो सबसे ज्यादा फैली हुई है। उस दौर के एक इतिहासकार थे मिन्हाज-ए-सिराज। उन्होंने अपनी किताब तबकात-ए-नासरी में एक बहुत ही मार्मिक बात लिखी है कि जलती हुई किताबों का धुआं कई दिनों तक पहाड़ियों पर एक काले कफन की तरह छाया रहा। ये लाइन उस विनाश की भयावहता को दिखाती है। अब इस कहानी के मुताबिक हुआ ये कि खिलजी की सेना ने नालंदा को दूर से देखा और उसे एक किला समझ लिया। बस उन्होंने हमला कर दिया, वहां रह रहे बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया और उस महान लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। ये कहानी एक ऐसे क्रूर हमले की तस्वीर पेश करती है जिसने ज्ञान के उस सूरज को हमेशा के लिए बुझा दिया। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। चलिए अब जरा सबूतों की गहराई में उतरते हैं। क्योंकि जब इतिहासकार इस कहानी की पड़ताल करते हैं तो वो पाते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो उतना साफ और सीधा है नहीं जितना हमें लगता है, और बस यहीं से असली ऐतिहासिक बहस की शुरुआत होती है। अब ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नालंदा के विनाश को लेकर हमारे पास मोटे तौर पर 2 अलग-अलग कहानियां हैं। पहली तो वही है मिन्हाज-ए-सिराज की तबकात-ए-नासरी से, जो घटना के करीब 40-50 साल बाद लिखी गई थी। पर इसमें सीधे सीधे नालंदा का नाम नहीं है, बल्कि बिहार के किले पर हमले का जिक्र है। अब दूसरी कहानी मिलती है एक तिब्बती ग्रंथ पाक-सैम-जोनजांग में। लेकिन ये ग्रंथ घटना के 500 साल बाद 18वीं सदी में लिखा गया, और ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें कहा गया है कि 2 तीर्थक भिखारियों ने, यानी गैर बौद्ध साधुओं ने, अपमानित होने पर लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। तो यहीं पर इतिहासकार सवाल उठाते हैं, क्या मिन्हाज जिस किले की बात कर रहे हैं वो नालंदा था या पास में मौजूद कोई और जगह, जैसे कि उदंतपुरी विहार? ये जो टाइमलाइन है ना, ये इस पूरी बहस को और भी साफ कर देती है। देखिए, खिलजी का हमला हुआ करीब 1200 ईस्वी में, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब आती है। हमले के करीब 34 साल बाद 1234 में एक तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामिन नालंदा पहुंचे, और जानते उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि नालंदा तबाह तो हुआ था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। वहां अब भी एक 90 साल के गुरु के साथ 70 छात्र पढ़ रहे थे। सोचिए,
और मिन्हाज की किताब तो इसके भी बाद लिखी गई, और वो दूसरी कहानी तो 500 साल बाद की है। बस इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि हमें उस दौर के लिखे सोर्स पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ बातें पूरी तरह साफ ना हो। अच्छा, ये तो हो गई किताबों की बातें। पर जमीन क्या कहती है? मतलब आर्कियोलॉजी के सबूत क्या हैं? जब नालंदा की खुदाई हुई तो वहां 12वीं सदी के लेवल पर राख और कालिक की बहुत मोटी परतें मिली। इससे एक बात तो पत्थर की लकीर की तरह साफ हो जाती है कि एक बहुत बड़ा, बहुत विनाशकारी अग्निकांड हुआ जरूर था। तो विनाश तो हुआ था, ये तय है। सवाल बस ये है कि इसका जिम्मेदार कौन था और ये कैसे हुआ। तो क्या हम ये मान लें कि खिलजी का हमला ही सब कुछ था, या कहानी इससे भी ज्यादा जटिल है? देखिए, बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि नालंदा का पतन सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। खिलजी के आने से सदियों पहले से ही नालंदा कमजोर पड़ रहा था। कैसे? पहले पाल राजाओं से इसे खूब मदद मिलती थी, लेकिन बाद में आए सेन वंश ने उतनी मदद नहीं की। फिर पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ पुराने लेखों में बौद्ध और दूसरे संप्रदायों के बीच तनाव का भी इशारा मिलता है। और ये भी एक फैक्ट है कि नालंदा पर इससे पहले भी हमले हुए थे। हूणों ने हमला किया, गौड़ शासकों ने नुकसान पहुंचाया। तो हो सकता है कि खिलजी का हमला ताबूत में आखिरी कील की तरह था, एक आखिरी और सबसे घातक चोट जिसने एक पहले से कमजोर हो चुकी संस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया। तो फिर हम कहाँ पहुंचे? सच आखिर है क्या? देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इतिहास कभी भी कोई सीधी सपाट कहानी नहीं होता जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। असल में ये टूटे फूटे बिखरे हुए सबूतों के टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश जैसा है, और कभी-कभी तो ये टुकड़े एक दूसरे से मेल भी नहीं खाते। नालंदा की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। तो चलिए आखिर में पूरी बात को समेटते हैं। हम पक्के तौर पर क्या जानते हैं? पहली बात, नालंदा दुनिया के सबसे महान ज्ञान केंद्रों में से एक था, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, 12वीं सदी के आखिर में उसका बहुत हिंसक तरीके से विनाश हुआ था। और तीसरी बात, उसकी लाइब्रेरी का जलना पूरी दुनिया के ज्ञान के लिए एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो फिर बहस किस बात पर है? बहस इस पर है कि क्या बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा को जलाया था, या फिर किसी पास के मठ को और नाम नालंदा का जुड़ गया। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इस आखिरी हमले से पहले जो सदियों से नालंदा का पतन हो रहा था, उसकी इस कहानी में कितनी बड़ी भूमिका थी। और आखिर में ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों का नहीं है, ये हम सब के लिए है। जब ज्ञान का एक इतना बड़ा महासागर सूख जाता है तो इंसानियत असल में क्या खो देती है? शायद उन हजारों सवालों के जवाब खो देती है जिन्हें हम आज भी ढूंढ रहे हैं। नालंदा की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि ज्ञान को बनाना जितना मुश्किल है, उसे खोना उतना ही आसान, और उसे सहेजना कितना कितना जरूरी है।